नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। मेरे साथ है मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक खजूरिया। हमने कल बात की थी कि आखिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, कौन लोग हैं जो उनका काफिला बढ़ा रहे हैं। तो कल हमने बात की थी शम विधानसभा की, वहां नरेंद्र सिंह बहु और सतीश शर्मा, और फिर हमने बात की थी मड़ की, जहां पर एसएसपी कैद साहब है, और उसके बाद हमने बात की थी उधमपुर ईस्ट की, जहां पर पवन खजूरिया हैं। तो आज हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और सुरनकोट, सांबा और कटरा। और सबसे पहले बात करेंगे हम कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार से कि कटरा विधानसभा में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक दिग्गज नेता को मैदान में उतारा है, बलदेव राज शर्मा, और साथ में कांग्रेस के वहां पर युवा चेहरे हैं भूपेंद्र सिंह, लेकिन इन सब के बीच में भारी पड़ रहे हैं जुगल किशोर शर्मा, जो कभी कांग्रेस के कदावर नेता हुआ करते थे, कटरा से जीते थे, रियासी उस समय इकट्ठी होती थी, मंत्री रहे, लेकिन पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए। तो दीपक, कटरा की बात करते हैं। तो कटरा में जो समीकरण जुगल ने बदल दी है, उसकी क्या वजह है? देखिए, कटरा में क्या हुआ कि अब वही हम बात करते हैं जो हमेशा कि आखिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पीछे कौन। तो जुगल जी के पीछे तो सबसे पहले सबको पता था कि गुलाम नबी आजाद हैं, वो डीपीएपी के सदस्य भी थे। और जब चुनाव अनाउंस हुए तब तक भी लग रहा था कि शायद जुगल जी डीपीएपी के ही कैंडिडेट होंगे, मगर बीच में अचानक गुलाम नबी आजाद की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने एक चिट्ठी निकाल दी और सबसे कह दिया कि भाई अपनी अपनी जिम्मेवारी है, जिसने चुनाव लड़ना है लड़िए और जिसने विड्रा करना है करिए। ऐसे में जुगल किशोर शर्मा जैसे कदावर नेता जो 2002 में पहली बार रियासी से विधायक बने, तब कटरा रियासी में आता था, इसी बार आपको बता दें कि कटरा पहली बार कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और बड़ी बात यह है कि कटरा से जब उन्होंने ये फाइनल सोचा कि चलिए मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा और तैयारी भी कर रहे थे, उसी समय में उन्हीं के पुराने राजनीतिक गुरु और उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट गुलाम नबी आजाद ने हाथ पीछे खींच लिया। अब ऐसे में जुगल किशोर शर्मा करते तो क्या करते, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो पार्टी कोई थी नहीं, अब अकेले थे। जुगल की उनकी एक खास बात यह थी उनके पीछे कि वो रहने वाले भी कटरा के हैं और कटरा से ही अपनी सियासत शुरू की थी। कटरा के एक बिजनेसमैन भी हैं, होटल्स भी उनके वहां पे हैं। उन्होंने देखा कि हो क्या रहा है कि बारीदारों के मुद्दे हैं जो 2014 से चल रहे थे, वो कोई एड्रेस नहीं कर पा रहा था। उनको एड्रेस करने के लिए बीजेपी कह रही थी हम करेंगे, कांग्रेस कह रहे थे कि हम जो है उसकी बात करेंगे, पर की किसी ने नहीं, मैनिफेस्टो दोनों के आगे, समय बड़ा कम रह गया था। तो जुगल जी ने सोचा कि यह मौका है, तो मौके का चौका इस पर मारना चाहिए। उसी दरअसल कटरा में पहले भी कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट निकाली। अच्छा, वो जुगल के लिए बहुत अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया, क्योंकि जब एक लिस्ट में से 44 कैंडिडेट 44 एक का ही नाम बदला गया और वो भी कटरा से, तो उनको लगा कि ये बड़ा अच्छा मौका है खेलने का। और दूसरा क्या हुआ कि कटरा के लोगों को भी जब कोई चेहरा नहीं समझ आ रहा था कि इस बार किसकी तरफ जाएं, ऐसे में जुगल जब एक चेहरा बन के आए तो उनके साथ लोग जुटना शुरू हो गए। और फिर आपको पता तो है, कटरा तो एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल हब माना जाता है, बिजनेस हब है, इकोनॉमिक हब है, बिजनेस हब है, जहां हर आदमी एक से एक बढ़कर बिजनेसमैन है। तो जब आपके साथ 4-6 लोग आ जाएंगे, भाई चुनाव लड़िए हम आपके साथ हैं, तो ऐसे में फिर आपका चुनाव लड़ना तो साथ में वहां पर एक और भी बड़ी मुसीबत रही कि बारीदारों के जो 2 कैंडिडेट थे, एक तो श्याम सिंह जो बारीदार संघर्ष कमेटी के थे, वो लड़ गए, दूसरा पीडीपी के प्रताप शर्मा आ गए, हाँ, वो भी बारीदार हैं। अब 2 कैंडिडेट उनके हो गए, और साथ में कांग्रेस ने वहां पर भूपेंद्र सिंह को टिकट दे दी। अब भूपेंद्र सिंह घोड़ा पिट्ठी पालकी वालों के प्रधान है, ठीक है ना। तो ये जो क्राइसिस वहां पर बना, कांग्रेस की जो लिस्ट में थे उसमें राजेश डोत्रा, आशु मगोत्रा, राकेश बजीत, वो तीनों पैनल में थे। उसमें से आशु मगोत्रा जुगल जी के साथ आ गए। अब खुल के नहीं आए, खुल के नहीं आए, तो ऑलमोस्ट आप ये करिए कि स्पोर्ट की। तो अब कहानी ये है कि कोई भी वहां पर, अब देखो कांग्रेस का जो कैडर था वो नाराज तो था, भारतीय जनता पार्टी का भी कैडर नाराज था कि रोहित दुबे की टिकट आपने काट दी। एक और लिस्ट में तो नाम था, उनको नाम ही नहीं चला, तो बलदेव जी को टिकट मिल गई। ये दोनों की जो नाराजगी थी, ये कहीं ना कहीं जुगल को फिट बैठ गई और जुगल का काफिला बढ़ता गया। देखिए, बड़ी बात है, हमने इंटरव्यू भी किया था इलेक्शन वाले दिन जुगल जी का, तो मैंने उनको पूछा था कि आपको लड़ने के पीछे की वजह, उन्होंने कहा जनता। तो वही बात हमने जो कल की थी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफल भी तभी होता है, कॉन्टेस्ट में भी तभी आता है, लड़ाई में भी तभी आता है जब उसके पीछे जनता खड़ी हो। और जनता में 2 समीकरण है, एक आपके वोटर और सपोर्टर 2, और दूसरा आपके पीछे कुछ ऐसे लोग
जो आपके लिए चीजें, हर चीजें मैनेज करे। और जुगल जी के पास बहुत बड़ा बेनिफिट एक ये था कि वो पहले उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हुए थे, उनके पास एक अपना काडर था, काडर भी था, वर्कर भी थे, सब इकट्ठे हो गए तो जुगल जी मैदान में आ गए। मगर एक और चीज है पवन जी कि कांग्रेस और बीजेपी की एक कट्टर लड़ाई में, कटरा में जुगल जी तीसरे ऐसे चेहरे हैं जो बाजी भी मार सकते हैं और स्ट्रांग होल्ड है। देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या समीकरण रहेंगे, वो हम अभी उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि आखिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे अलग अलग विधानसभाओं में, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ एक चेहरे ऐसे उभर के आए जिनके पीछे काफिला चला, जिनके पीछे लोग चले और लोगों ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके भी काम किया। ये बहुत से ऐसी मिसालें हैं। तो जुगल जी की हमने कटरा से बात की कि उनका भी काफिला बहुत बड़ा। अब बात करते हैं हम सुरनकोट की। सुरंग कोट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है पवन जी। सुरंग कोट में सबसे बड़ी बात तो पहले हमने 2 दिन पहले आपको बताया कि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, चुनाव के बाद उनकी एक दुखद समाचार आया कि मृत्यु हो गई है, सैयद मुश्ताक बुखारी। अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे। सुरंग कोट के समीकरण क्या बने जब बीजेपी ने ये डिसाइड किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता और 2 बार के विधायक मुश्ताक बुखारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कुछ नाराज चल रहे हैं। ये बात है करीबन 1.5-2 साल पहले की। तो उन्होंने बहुत अच्छा मौका ढूंढा कि क्यों ना बुखारी साहब को टिकट ऑफर कर दी जाए। पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही टिकट ऑफर हो गई कि आप अगर चाहते हैं पार्टी में आइए, टिकट लीजिए, चुनाव लड़िए। ऐसे में बीजेपी ने जब कभी सुरंगकोट की सीट पे कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा कोई कैंडिडेट जीतेगा, तो बहुत मौके का चौका मारा, बुखारी साहब को पार्टी ज्वाइन करा दी। अब जब बुखारी साहब पार्टी ज्वाइन कर गए तो चौधरी असलम एक पुराने और नेता थे एनसी के, उनके बेटे चौधरी अकरम एक युवा चेहरा, उनके लिए भी एक अच्छा मौका हुआ कि क्यों ना मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर लूं। उस समय तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को और चौधरी अकरम को पता ही नहीं था कि चुनाव कब होंगे, मगर वो काम करना शुरू हो गए। ऐसे में एक और कांग्रेस का युवा चेहरा शाहनवाज चौधरी, जो लगातार एनएसयूआई में रहा, युवा कांग्रेस में रहा, राहुल गांधी का बड़ा करीबी और रहने वाले सुरंगकोट के, वो भी चुनाव मैदान में आ गए। अब हुआ क्या कि एक दिग्गज नेता के सामने 2 युवा चेहरे। ऐसे में अलायंस हो जाता है कांग्रेस और एनसी का चुनावों के ठीक 2 दिन बाद, अनाउंस होने के 2 दिन बाद। चौधरी अकरम को फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि तुम चुनाव नहीं लड़ो, ये सीट हमने कांग्रेस को दे दी है। मगर चौधरी अकरम का कहना था कि मुश्ताक बुखारी पहले यहां लड़ा करते थे, हमें मौका नहीं मिला। जब वो बीजेपी में चले गए, मेरे लिए मौका था, मैंने काम भी किया, और जब मेरा मौका आया लड़ने का तो आपने मुझे कह दिया कि आप ये छोड़ दो। उनकी भी मांग सही थी। ऐसे में हुआ क्या कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वर्कर था सुरंगकोट में, कांग्रेस का वर्कर शाहनवाज के साथ हो गया, बीजेपी का वर्कर हो गया नए चेहरे मुश्ताक बुखारी साहब के साथ, एनसी का वर्कर डिसाइड नहीं कर पा रहा था किस तरफ जाना है। एनसी का कुछ वर्कर, उन्होंने कहा कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो लेकिन सुरनकोट में एक चीज और मैं ये उस पर बात करूंगा जी, कि जो अकरम का काफिला बढ़ा, जिस तरह से अकरम की ने रैलीज की, नामांकन भरने वाली, जहां उसके बाद शक्ति प्रदर्शन किया, उतनी ही जनता उसके साथ थी जी, उतनी ही जनता शाहनवाज के साथ थी, इतने ही महरूम बुखारी साहब के साथ थी। लेकिन अकरम के साथ जो कैडर देखने को मिला था, वो कैडर था जो दिल जान से किसी लीडर के पीछे चलता है, क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट, उनको पता इनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन वहां पर पहाड़ी स्टेटस का मुद्दा जो था वो मेन था। अब उसको कितना कैश कर पाएंगे वो बात अलग है। नहीं, उसमें पवन जी 2 चीजें थी, उसमें भी समीकरण हम आपको बता दें। हुआ क्या, मुश्ताक बुखारी साहब जब एनसी छोड़कर बीजेपी में आए तो मुश्ताक बुखारी साहब का जो एनसी का कोर काडर था वो उनके साथ नहीं आया, क्योंकि उस कोर काडर में ज्यादा गुज्जर बकरवाल थे। बिल्कुल, उन्होंने सोचा कि गुज्जर बकरवाल तो पहले ही अगेंस्ट है एसटी स्टेटस के पहाड़ियों के, तो उनके साथ जो नया पहाड़ी स्टेटस जिनको मिला था एसटी स्टेटस, वो लोग आए बुखारी साहब के साथ। मगर वो जो वहां का काडर था उसको तब तक संभाला युवा चेहरे चौधरी अकरम ने। अब चौधरी अकरम की जब बारी आई लड़ने की तो एनसी ने बोला कि टिकट हम कांग्रेस को दे रहे हैं। उस काडर ने ये सोचा कि अगर पार्टी ने टिकट उनको दे दी तो वो भी चाहे नेता गुजर बिरादरी से आते हैं शाहनवाज चौधरी, मगर बात यह है कि जो हमारा एनसी का एक चेहरा था उसका क्या। तो उसलिए वहां पर एनसी की एक खास बात है, एनसी का एक ये बहुत देखने वाली चीज है पूरे चुनावों पे, इस पे हम अलग शो भी कर सकते हैं। एनसी ने इस चुनावों में अपने किसी भी नेता को बाहर नहीं किया पार्टी से, चाहे वो रेवेलो के अलग लड़ा, चाहे इन्होंने नहीं किया, जैसे कि बीजेपी ने लगातार निकाल दिए, लगातार निकाले, कांग्रेस ने भी निकाले, कर रहे हैं उसको, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा, चुप हो गए बिल्कुल कि आपको एक ऑफर दे दिया, भाई आपने नहीं लड़ना है, अगर आपने लड़ना है तो रेबल लड़िए, आप पार्टी का हिस्सा अभी भी है,
क्योंकि जब पार्टी ने निकाला ही नहीं तो आप हिस्सा तो है ही हिस्सा है। है। और इसीलिए उन्होंने अपने काडर पे भी एक्शन नहीं लिया। हालांकि फारूक अब्दुल्ला चुनाव प्रचार में गए सुरंगकोट और उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया और ये भी कहा कि कांग्रेस को जिताइए, वोट डालिए, मगर उन्होंने चौधरी अकरम के खिलाफ कोई बात नहीं कही। चौधरी अकरम अपने इंडिपेंडेंट प्रचार करते रहे। तो कैंडिडेट के पीछे कौन वाले एपिसोड के हिसाब से लगता है कि जो एनसी का काडर था कोर, वो चौधरी अकरम। और साथ में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनके खिलाफ ना बोलकर ये भी संकेत दे दिए कि अगर जीत जाते हो तो हमारा तो दरवाजा खुला ही है। हाँ, है ना। तो अब निकलते हैं सुप्रीम कोर्ट से। जो पहाड़ी एक विधानसभा थी, अब चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टेड, और वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बार वहां पर विधायक रहे, मंत्री रहे, कद्दावर नेता सुरजीत सिंह सलाथिया के सामने आगे एक इंडिपेंडेंट लवलू संबियाल। सांबा की बात करते हैं, पल्ले वाला शहर, सीटें वाला शहर। तो सांबा में जो माहौल बना, तो जब स्टार्ट में दीपक सांबा में लवलू संबियाल ने फॉर्म भरा था ना, उस समय वो एक सिंपल एक्स सरपंच था, तो किसी को पता नहीं था कि इतना काफिला इकट्ठा होगा। वो खत्म करते करते यहाँ तक आ जाए। हाँ, फाइट में। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर जब कांग्रेस का क्राइसिस आया, कांग्रेस के ऑफिस में ताले तक लग गए, तब लवलू संबियाल उभर कर सामने आया। मैं ये नहीं कहता हूं कि सलाथिया साहब को वो हरा देगा, जहां वो जीत जाएगा, जहां हारेगा, जहां सलाथिया, वो एक अलग इशू है, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की मजबूती, उसके पीछे कौन। अच्छा, फिर पवन जी इसमें भी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सांबा विधानसभा ऐसी रही है जो एक दिन में पासा पलट देती है। बिल्कुल, आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला का एक गलत बयान था और उसके बाद अचानक से नया चेहरा उभर के आ गया। यशपाल कुंडल सांबा से जीत भी गया, सांबा रिजर्व सीट हुआ करती थी। और बात ये हुई कि यशपाल कुंडल जीत गए थे, मुझे याद है हमने वो कवर की इलेक्शन, को खुद भी पता नहीं था मैं जीत गया हूँ। वो एक बस में बैठ के आ रहे थे पोलिंग स्टेशन, तो किसी ने बोला भाई तुम तो विधायक बन गए हो, तो फटाफट से अंदर जाओ, सर्टिफिकेट लो, तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा है। उनको पता ही नहीं था कि मैं जीत गया हूँ, क्योंकि वो बेचारे लड़े थे ऐसे ही पैंथर पार्टी के टिकट पर सांबा। तो सांबा में हमेशा से एक नया चेहरा उभरता है। उसके बाद जब डॉक्टर मन्याल जीते थे, डॉक्टर मन्याल को भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे, क्योंकि नए नए मेडिकल डिपार्टमेंट से रिटायर होकर बीजेपी की टिकट पे मोदी वेव में जीत गए। तो सांबा के लोग वेव बनाते हैं। तो इस बार भी क्या हुआ कि जब बीजेपी ने सोचा कि सुरजीत सिंह सलाथिया को टिकट देनी है तो दे दी। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि सांबा को जो लोग अच्छे से समझते हैं, सांबा की सियासत को, ये जानते होंगे कि सांबा 7 मंडियों का शहर गिना जाता है और ये 7 मंडियां अपने वैरियर होने के लिए, अपने बड़े कद्दावर चीजों के लिए बड़ी मानी जाती है। यानी कि वहां राजपूतिज्म, संब्याल सांबा के राजपूत जैसे हम बोलते हैं, तो वो संब्याल्स का डोमिनेंस है। और साथ में ना इस बार सांबा में एक चीज और देखने को मिली, लवलू संब्याल के साथ लोगों का जो आना था, वो एक वजह ये भी थी कि वहां पर लोगों ने, संब्यालों ने ये कहा कि यार यहाँ पर क्यों संब्याल कोई लीडर नहीं दिया, आपने बाहर से लीडर दिया है, तो आप जब तक लवलू संब्याल ने डिसाइड किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, तब तक के लिए सांबा के लोगों को उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस कोई बड़ा चेहरा दे देगी सांबा। नहीं, ये भी एक बार बात चली कि हो सकता है कांग्रेस लवलू संब्याल को टिकट दे, लेकिन कांग्रेस ने वहां गलती की, ऐसा व्यक्ति दिया जिसका पता ही नहीं। कांग्रेस ने जब वहां कांग्रेस की हवा निकल गई तो पैंथर के पास इस बार कोई चेहरा ही नहीं था। पैंथर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। हालांकि पैंथर ने गलती की, वो एक चेहरा ला सकते थे, वहां नहीं लाया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस था, नेशनल कॉन्फ्रेंस चेहरा ला नहीं सकती थी, वो वहां फंस गए। अब बात ये रही, पीडीपी को सांबा से सीट टिकट मिलती नहीं थी, तो बचा कौन? केवल बीजेपी। अब जब बीजेपी ने चेहरा ला दिया तो लवलू संब्याल के पास बड़ा मौका आया कि यार पार्टी में किसी को कंटेस्ट देने के लिए कोई चेहरा तो चाहिए ना, तो फाइट देने के लिए क्यों ना मैं निकलूं, जैसे वो निकले। इसमें सांबा में एक और व्यक्ति है, विनोद मिश्रा, पुराने कांग्रेसी, गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए, हालांकि वो डीपीएपी के वहां पर कैंडिडेट हैं, उनका भी एक अपना रुतबा था, अपना सूख था। लेकिन क्या हुआ कि डीपीएपी आगे पहले से ही हाशिए पर थी। बीच में खुद जर्नैल साहब छोड़ के चले गए, मैं बीमार हूं, जिसने फॉर्म भरना भरिए, जिसने प्रचार करना करिए, ले लीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो उससे क्या होता है, जो कैडर होता है ना, वो भी दुखी, थोड़ा सा बिखर जाता है और लीडर भी थोड़ा डाउन हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि जैसे लवलू संब्याल को हाइप मिली एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट विनोद मिश्रा होता, अगर वो पार्टी छोड़ के आ जाता, जैसे बाकी जहां प्रकाश शर्मा का बेटा संजीव होता, तो टक्कर बड़े लेवल पे होनी थी। अच्छा पवन जी, आपने इंटरव्यू भी किया था लवलू संब्याल का, आप उनकी रैली में भी होके आए थे। आपको क्या लगता है जो उनके साथ वेव जुड़ी, उसके पीछे कारण क्या थे? क्यों, कैसे लोग जुड़ गए इनके साथ? लोकल, बस ऐसे ही भाई, हाँ जी, लवलू संब्याल अपना चेहरा है, अपना लड़का है, सांबा का है, इसके साथ चलना है। तो लेडीज भी आ गई, जेंट्स भी आ गए, तमाम बरादरियों के लोग आ गए, जरूरी नहीं राजपूत ही आए उसमें। मैंने सभी बरादरी, ब्राह्मण भी देखे, महाजन भी देखे, गुज्जर भी उसके साथ खड़े थे, तमाम बरादरियों के लोग उसके साथ आ गए और उसका काफिला बढ़ता गया। देखिए बात ऐसी है कि चाहे हम ये नहीं कहते वहां सुरजीत सिंह सलाथिया बड़ा चेहरा है
और वहां से बड़ी पार्टी बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे हैं, मगर बात यह थी कि आखिर कैसे वेव बनी इन चुनावों में जो जो जहां जहां फाइट में आए इंडिपेंडेंट्स। तो लवलू संबियाल फाइट में है, आप मानते हैं? मैं मानता हूं कि लवलू संबियाल, अब देखो, वोट तो पड़ चुके हैं, जो मशीनें हैं वो पैक वो हो गई बंद हैं, हो गई हैं। बंद हो गई हैं, 3-4 दिन रह गए, 3-4 दिन रह गए कल हैं। शाम को तो हम अपना लेकिन इतना देखेंगे जरूर जो- है कि सांबा में सेकंड नंबर पे लवलू है, ये कंफर्म है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ढूंढे हुए नहीं। कांग्रेस मुझे लग रहा है जमानत भी जब्त हो जाएगी, कांग्रेस का कैडर ही बिखर कैडर गया। नहीं बिखर यहां तक कि कांग्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफिस है उसमें ताले लग गए, उसमें कोई था ही नहीं, क्योंकि जिस कैंडिडेट को इन्होंने टिकट दी उसको कोई जानता नहीं था। पुराना है, कांग्रेस ही पुराने एडवोकेट हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं जानते थे, लेकिन अचानक फेस सामने आ गया तो कांग्रेस के अंदर भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के कुमेर सिंह सबसे पुराने नेता थे, उनको लग रहा था कि शायद मैं आ जाऊंगा, जी। लेकिन उनका किसी का नाम नहीं आया। संजीव शर्मा तो चलो फॉरवर्ड नाम था कि एक फ्रंट में वही रनर है, उनके पिता प्रकाश शर्मा, स्वर्गीय प्रकाश शर्मा वहां विधायक रहे हैं, उनके बेटे थे, उनका अपना रसूख था, लेकिन नहीं हुआ। तो ये 3 विधानसभा में इंडिपेंडेंट के, हमने 3 की पहले बात की, हमने 4 कैंडिडेट तीन थे, आज हो गए तो 3 आज हो गए, और 3 हम आपको कल दिखाएंगे। 3 हम आपको कल दिखाएंगे। चलेंगे जसरोटा, रामबन और साथ में चलेंगे बनी। बनी आपको दिखाएंगे वहां वहां जो इंडिपेंडेंट्स थे उनके पीछे कौन था। और फिर उसके बाद कल शाम को 6 बजे के बाद रेडी रहिएगा, हमारा 1 घंटे का लाइव कम से कम आपके सामने होगा और हम आपके सवाल भी लेंगे। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में भी पूछिए, क्योंकि कल 6 बजे हरियाणा में चुनाव खत्म होगा। उसके बाद चुनाव आयोग के हिसाब से हम जो है मीडिया जो है जम्मू कश्मीर का एग्जिट बहुत पोल दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर का एग्जैक्ट एग्जिट पोल आपको यहां दिखेगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पहले भी हमें डीएम करके पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी गौर रखेंगे, हम आपको सीट बाय सीट बताएंगे। और कल के बाद जो परसों और अगले 2 दिन बचे होंगे उसमें हम आपको एक खास चीज और बताएंगे, वो ये बताएंगे कि जो बाकी टीवी चैनल्स, जो बड़े बड़े दिग्गज चैनल हैं जिनके कईयों के पिछली बार फेल भी हो गए थे एग्जिट पोल्स, वो कल क्या कहते हैं और उनके एग्जिट पोल पर हम चिंतन मंथन करके आपको बताएंगे कि किसका एग्जिट पोल सबसे करीब हो सकता है। और फिर 8 तारीख का जो खास दिन होगा उसके लिए आपका अपना चैनल द न्यूज रूम बहुत खास कवरेज लेके आ रहा है। तो अब आप 4 दिन हमें सब्सक्राइब और फॉलो करके रखिए और हमारे साथ लगातार जुड़े ही रहिए। और पवन जी, कोई सवाल तो नहीं आए लोग? सवाल बहुत ज्यादा है। अच्छा। सवाल तो, क्योंकि जो लोग अभी इस समय हैं जो देख रहे हैं हमें लाइव पे, वो लगातार हमें सवाल पे सवाल कर रहे हैं कि किस तरह से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के काफिले बढ़ रहे हैं उनके पीछे कौन है, क्या कहना चाहते हैं। लोगों के तो बहुत ज्यादा सवाल हैं। लोग इसमें ये भी लिख रहे हैं कि सांबा में लवलू है, पीछे है, कोई कह रहा है कोई बिनर है। चलो खैर, लोगों की अपनी, वर्कर है, लोगों प्यार की, करते हैं लोग लोगों अपने नेताओं को प्यार करते हैं बिल्कुल, तभी ये इंडिपेंडेंट लोगों की अपनी अपनी राय है, हम उसके ऊपर नहीं जा सकते। हो सकता है कि क्या जो मशीन में बंद हो चुका है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बाद की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि इन विधानसभा चुनावों में इस बार इंडिपेंडेंस के साथ जिस तरह से लोग निकलकर आए हैं सामने, मुझे लगता है कि आने वाले जो चुनाव होंगे, विधानसभा के होंगे या लोकसभा के होंगे, तो आप एक दिन जरूर देखिएगा कि जिस तरह से अभी निर्दलीय उम्मीदवार अपना डंका बजा रहे हैं, उस समय इनकी संख्या 3 गुना ज्यादा होगी। और वो समय भी आएगा जब लोग पार्टियों से विमुख हो चुके होंगे और कहेंगे कि हमें अपने इलाके का लोकल लीडर चाहिए, जो इंडिपेंडेंट अगर इलेक्शन लड़ता है तो साथ देंगे, अगर उसको कोई पार्टी टिकट देती है तो हम उसका साथ देंगे। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, कल और हम बताएंगे आपको कौन सी विधानसभा में कौन कौन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ताल ठोक रहा है, उसके पीछे कौन है, क्या मजबूती है, क्या शक्तियां हैं, कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।